हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे पॉलिटी मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार देखेंगे। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो हेडर लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या लिखना है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार जो हमको जन्म से ही पूरा संविधान में कहा जाए तो हमारे लिए ये जो है मौलिक अधिकार बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले मौलिक अधिकार का जो है बातें किसने रखा था, है ना? मोतीलाल नेहरू ने जो है मोतीलाल नेहरू 1929 ईस्वी में जब नेहरू रिपोर्ट जब जारी दिया था वहाँ पे तो संसद में, तो वहाँ पे कहा गया था, वो आखिर दिया था डोमेशियन रिपोर्ट के लिए उसने दिया था। तो उसी में कहा दिया गया था कि उनको मौलिक अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार होना बहुत ही आवश्यक। तो मौलिक अधिकार एक्चुअली होता क्या है? मौलिक अधिकार, मान लीजिए मेरे एक व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि हमको एक स्कूल खोलना है, तो अगर स्कूल खोलने की किसी को परमिशन तो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, यानी कि मेरे मौलिक अधिकार है। मेरे पास जो संविधान में अधिकार दिया गया उसका मैं पालन करूंगा, है ना? यानी कि हमको कुछ भी करने का फ्रीडम होता है मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो समझ गए। मौलिक अधिकार का जो है अनुच्छेद किसमें रखा गया है? अनुच्छेद भाग, पहले देखिए भाग इसको रखा गया है भाग 4 में, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। आखिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार को जो है यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है जब मोतीलाल नेहरू ने उसको सिफारिश किया था नेहरू रिपोर्ट के जरिए, तो फिर जो है 1931 ईस्वी में एक 1931 ईस्वी में एक सरदार पटेल ने उस बात उठाया था। वो क्या था? वो था कराची अधिवेशन। वो क्या था? कराची अधिवेशन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कानूनी तौर पर जो है मौलिक अधिकार का मांग किया था सन 1931 ईस्वी में। तब 1931 में सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सन 19 में जो है कराची अधिवेशन कराची कराची अधिवेशन कराची अधिवेशन में जो है इन्होंने जो है 1931 ईस्वी में कानूनी तौर पे मूल अधिकार का मांग किया था, जिससे कि हमारे संविधान में 1931 से इसको ऐड कर दिया गया था। समझ गए तो दोस्त। अब हम चलते हैं, इसे न्याय से जो है यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार को। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार हमको जन्म से, यानी कि जो बच्चा कल ही पैदा हुआ, यानी कि जन्म के बाद से कि कोई बच्चा जैसे पृथ्वी पर आ गया, पृथ्वी मतलब कि हमारे भारत में जैसे आ गया, उसको जो है मौलिक अधिकार मिल गया, सॉरी मूल अधिकार मिल गया। मूल अधिकार जब मिल गया, यानी कि जो कल पैदा हुआ उतना ही उसको मूल अधिकार है। जो परसों पैदा हुआ उसको मूल अधिकार है। जैसे हम हैं, हमको मूल अधिकार है। सर आप हैं, उसको आपको मूल अधिकार है ना? यानी कि जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया में है सबको अपना मूल अधिकार है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है मूल अधिकार। ठीक है? मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जन्म से मिलता है व्यक्ति को। ठीक है, ना? समझ गए। यानी कि मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। इसे लिया गया है कहाँ से? तो इसको लिया गया है यूएसए से। और सबसे पहले इसने कौन किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। दूसरी बार कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। और 1929 में जो है कौन किया था? मोती
लाल नेहरू किसके जरिए? नेहरू नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के जरिए, है ना। एक्चुअली ये दिया था डोमिशन डोमिशन डोमिनियन डोमिनियन के लिए पत्र दिया था, लिख करके रिपोर्ट दिया था, लेकिन उसी में बोल दिया था, कहा गया था कि हमको मूल अधिकार होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये समझ गए? तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मूल अधिकार के बारे में इतना भी हम आपको बताएं। अब चलते हैं कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक। और एक बात जान लीजिए, एक सेकंड। मूल अधिकार में जो है मूल अधिकार में क्या है? मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? ये करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर हमको कुछ भी मौलिक अधिकार को हमको रोकथाम करता है, यानी कि मेरा छीनता है, तो कहाँ जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे मूल अधिकारों को हनन कर रहा है तो मैं कौन जा जाऊंगा? हाई कोर्ट। लेकिन हाँ, मूल अधिकार का हनन तब होता है जैसे कि कर्फ्यू लगा था लॉकडाउन में। लॉकडाउन लॉकडाउन में क्या हुआ था? अगर आप बाबू बाहर निकले, पुलिस देख दिया, डंडा मारना शुरू कर देता था, क्योंकि उस टाइम मूल अधिकार को कुछ क्षण के लिए रोका गया था, है ना। उस टाइम आप अपने मूल अधिकार का फायदा नहीं उठा पाते थे, जिस कारण से अगर आप ऊपर निकलते तो पुलिस बुरा मारता था आपको, है ना। ये समझ गए मेरे दोस्त? रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। प्रतिबंध 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 कौन कर सकता है मूल अधिकार का? तो सांसद। कौन करेगा प्रतिबंध? सांसद करता है प्रतिबंध। अब होगा निलंबित। अगर जब आएगा निलंबित करने के बाद, जब आएगा तो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? निलंबित करता है राष्ट्रपति, प्रतिबंध लगाता है संसद। तो समझ गए? यानी कि पहले क्या था, एक था कि अगर जो व्यक्ति 3 बार तलाक बोल देता था, तलाक तलाक तलाक, तो वहां से तलाक खत्म, है ना। तलाक, तब सांसद बोला ये तलाक तलाक को बंद करो, जो बोलेगा तलाक तलाक उसको लगेगा फट्टा धड़ाक धड़ाक, है ना। क्या बोला था? जो बोलेगा तलाक तलाक उसको लगेगा फट्टा धड़ाक धड़ाक। ये नहीं होने वाला है, इसीलिए जो है संसद द्वारा जो है ये 3 तलाक जो होता था, 3 बार 3 बार तलाक बोलना, इसको तलाक बोलना, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। कौन प्रतिबंध कौन लगाता है? सांसद। कौन लगाता है प्रतिबंध? प्रतिबंध कौन लगाता है? सांसद। कौन लगाता है? सांसद। समझ गए इतना? अब आते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 को हम जानते हैं अच्छी तरीका से। ये हो गया अनुच्छेद, था 12 से 35, सॉरी 12 से 35। और एक क्या रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार को मेगना कार्टा, मेगना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में जो है इसमें दिया गया है राज्य की भाषा।
भाषा, यानी कि परिभाषित किया गया है, यानी परिभाषित किया गया, क्या गया है इसमें, परिभाषित, यानी कि किसको किया गया था, मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 में जो है परिभाषित किया गया है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो समझ गए ना किसको, तो मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्त। अब क्या है, मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 में क्या किया है कि अनुच्छेद मौलिक मौलिक मूल अधिकार जो है हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मूल अधिकार जब तक मेरे पास नहीं रहेगा, हम खुशियां से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इतना समझिए मेरे दोस्त। अब आता है अनुच्छेद 13। क्या आता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में आपको कहा गया है, अगर हमारे मूलाधिकार को, अगर हमारे मूलाधिकार का कोई दूसरा मूलाधिकार फायदा उठाता है तो हमारे मूलाधिकार का हनन होगा। क्या होगा, यानी कि प्रतिबंध होगा। हम अगर हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार रोक लगाता है तो हमारे मूल अधिकार का हनन हनन होगा, यानी कि अल्पीकरण अल्पीकरण होगा। क्या होगा, अल्पीकरण। क्या होगा, अल्पीकरण होगा। क्या होगा दोस्त, अल्पीकरण। यानी कि क्या किया गया है, अगर हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार रोक लगाता है तो हमारे मूल अधिकार का हनन होता है, यानी कि अल्पीकरण। क्या होता है, अल्पीकरण। ठीक है दोस्त। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि होता है स्टेट, यानी कि इसमें ये नहीं कहा गया है स्टेट का मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब इसका मतलब ये नहीं होता है। स्टेटस में ये कहा गया है, अल्पीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि एक बिजली विभाग हो, बिजली विभाग के पास क्या है कि वो अपना मीटर डिजिटल लगाना है कि वायरिंग वाला लगाना है, कितना यूनिट पे कितना बिजली रखना है, कितना पैसा रखना है कितना यूनिट पे, वो हो गया। ये सब क्या है, एक स्टेट, यानी कि जो अपना नियम बनाता है ना, वो स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेट। यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी जो है वो कब एग्जाम लेगा, कौन सा पेपर लेगा, क्या क्या उसमें आप ऑनर्स पेपर रखिएगा, क्या उसके अंदर जो फैसिलिटी देना है क्या नहीं देना है, वो अपना एक नियम बनाता है ना। लाइट को बंद कर देते हैं पहले। ठीक, लाइट बंद हो गया, टॉर्च बन रहा था मोबाइल का। तो हम लोग कहाँ पे थे, स्टेट। अल्पीकरण, अल्पीकरण में क्या होता है, जैसे कि मेरा एक बिजली विभाग वाला जो होता है वो एक स्टेट है, यानी कि अपने हिसाब से वो कितना यूनिट पे कितना बिल लगाना है ना, कितना उस पे जो है कौन से मीटर कहाँ कहाँ डिजिटल लगाना है, कहाँ पे जो है वायरिंग, यानी कि उसका एक खुद का स्टेट, वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है। समझ गए। एक खुद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या होता है कि वो उसका अपना यूनिवर्सिटी रहता है। जैसे कि हम लोग का बीएनएमयू है, बीएनएमयू क्या है कि जो जो उसको रखना है ऑनर्स से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, बीएससी में साइंस हो गया आपका, साइंस में बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इसको जो रखना है वो सब है। लेकिन अगर उसके मन में आएगा कि नहीं हमको मैथ नहीं रखना है तो मैथ निकाल देगा, उसके मन में आएगा हिस्ट्री नहीं रखना है तो हिस्ट्री निकाल, यानी कि अपने मन से कब एग्जाम लेना है, कब जो इसको रिजल्ट देना है, ये क्या हो गया, अपने मन का जो करता है, जो अपना नियम खुद बनाता है, वो होता है एक अपने आप में एक स्टेट। उसे स्टेट कहते हैं, इसे अल्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पीकरण कहते हैं। समझ गए मेरे दोस्त। यानी कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 13 में जो है अल्पीकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे मूलाधिकार का जब दूसरा कोई मूलाधिकार रोकता है तो हमारे मूलाधिकार का हनन होता है, यानी कि अल्पीकरण होता है। क्या होता है, अल्पीकरण होता है। ये समझ गए। ये कहाँ से लिया गया है मूलाधिकार को, तो यूएसए से लिया गया है।
ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये क्या है, ये नैसर्गिक है ना, क्या है, नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि जन्म से ही मिलता है। और मूल अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है, यानी कि मूल अधिकार को परिभाषित किया गया उसमें अनुच्छेद 12 में। तो समझ गए। अब आता है मेरे दोस्त समता समानता का अधिकार। क्या आता है, समता और समानता का अधिकार। समता या समानता का, समता या समानता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी। क्या है, राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, यानी कि आर्टिकल, ये जो है आर्टिकल आपका हो गया 14 से 18। क्या है, आर्टिकल 14 से 18 में जो है समता और समानता का अधिकार रखा गया है। समता और समानता का अधिकार। आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता। क्या दिया गया है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता लाया कहाँ, क्या लाया कहाँ से गया है, ये कहाँ से लाया गया है, अनुच्छेद 14 को उठा करके ये लाया गया आपका ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से लाया गया है विधि के विधि के समान समानता। इसका मतलब होता है कानून के समक्ष सब बराबर। क्या होता है, कानून के समक्ष सब बराबर, यानी कि इक्वल। क्या है, विधि के समान समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता जो है, यानी कानून के समान जो है सभी समान रहेगा। इन कानून के समान रहने की व्यवस्था जो है वो कहाँ से लाया गया, आपका अमेरिका से। कानून कानून के समान असमानता की व्यवस्था अमेरिका अमेरिका से ली है। यानी कि ये जो है कानून के समान समानता, ये कहाँ से लिया गया आपका, ये लिया गया है आपका अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से आपका लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से। तो समझ गए ना, ये लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 में क्या है, 14 में है आपका अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन कानून के समान समानता की जब बात आती है वो कहाँ से लिया गया, आपका यूएसए से, यानी कि अमेरिका से वो लाया गया है। यहाँ समझ गए ना। अब इसे आगे देखते हैं। इसमें एक आप लिख लीजिएगा अपवाद में क्या है, जब भी अपवाद करके आप लिख लीजिएगा अपवाद में कि जब भी राष्ट्रपति तथा को राज्यपाल को गिरफ्तारी या फौजदारी मुकदमा या गिरफ्तारी जो है तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता है। जब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा पत्र न दे दे तब तक उस पर कोई भी फौजदारी मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना। अगर वो अपने पद पे है, उसे गिरफ्तार या फौजदारी मुकदमा उसे हटाया, मतलब उसको जो है अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अपने पद से जो है अपने पद से दे देगा इस्तीफा पत्र कि आप चलो हम यहाँ पे इस पद पे नहीं रहेंगे, जिस प्रकार से दे दिया कौन, धनंजय धनखड़ जो दिए हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो दे दिया अभी इस्तीफा, है ना।
तो अब उस पर जो फौजदारी मुकदमा लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक वो अपने पद पे रहेगा उस पे नहीं लग सकता है। समझ गए ना। अब आता है अनुच्छेद 15। क्या आता है? अनुच्छेद 15। विधिक समूह समानता में आपको जो है ये भी देखना पड़ेगा कि जो है जाति के आधार पे जो है आप अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में साफ साफ ये लिखा गया है कि धर्म, जाति, गुण के आधार पे सार्वजनिक स्थान पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि जाति, धर्म, लिंग तथा किसी भी प्रकार के तौर पे जो है सरकारी स्थान पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। भेदभाव मतलब सरकारी स्थान में क्या होता है, जैसे कि स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंग्लिश में लिख देते हैं, हॉस्पिटल हो गया, पार्क हो गया, यानी कि एटीसी जो भी सार्वजनिक स्थान है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, यहाँ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकारी सार्वजनिक स्थान पे किसी प्रकार का वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इतना समझ गए। लेकिन अल्पीकरण जब होता है वो धर्म के आधार पे किया जाता है। अल्पसंख्यक जो की गणना होती है, यानी कि अल्पसंख्यक की जब गणना होती है, अल्पसंख्यक की जब गणना होती है तो उसे जो है जाति के आधार पर किया जाता है। जैसे कि नोट में कर लीजिएगा, अल्पसंख्यक की गणना जाति के धर्म के आधार पर, लेकिन धर्म के आधार पर किया जाता है। धर्म के आधार पर, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, इसके आधार पर जो है अल्पसंख्यक का जो है गणना होता है। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। से मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख इत्यादि जो भी धर्म होते हैं उनको जो है अल्पसंख्यक क्या आता है, गणना क्या आता है, वो होता है किस चीज पे? वो होता है धर्म के आधार पर। किस आधार होता है? धर्म के आधार पर। लेकिन जब आरक्षण की व्यवस्था है किस चीज का, जब आरक्षण की व्यवस्था आपको आएगा, आरक्षण की व्यवस्था जब आएगा, ये आएगा किसका? जाति के आधार पर। इसके आधार पर, जाति के आधार पर ये होता है। क्या होता है? आरक्षण जब भी किसी व्यक्ति को मिलता है वो मिलता है जाति के आधार पर। जो अल्पसंख्यक की गणना होती है वो होता है धर्म के आधार पर। इस याद रखिएगा, अल्पसंख्यक की गणना जब होता है वो होता है धर्म के आधार पे, लेकिन जब आते हैं आरक्षण की बात तो होता है जाति के आधार पे। समझ गए दोस्तों ना। यानी कि ये समझ गए आप, समझ गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़े। अनुच्छेद 15 समझ गए ना। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा गया है और ये हमारा मूल अधिकार है। अगर कोई आपको सरकारी जगह जैसे पार्क गए घूमने के लिए, वहाँ अगर जाति, धर्म, लिंग का वहाँ लगाता है तो आप उनको दावा कर सकते हैं अनुच्छेद 15 के तहत कि हमारा जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है हमें कोई व्यक्ति सार्वजनिक पार्क से नहीं निकाल सकता है। अगर ये करता है तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है और मैं सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो ये व्यक्ति आपको वहां से नहीं निकालेगा।
ठीक है दोस्त, समझ गए? अब तक कोई दिक्कत? कोई पूछेगा अल्पसंख्यक की गणना किस आधार पर होती है? धर्म के आधार पे। अल्पसंख्यक की गणना होती है धर्म के आधार पर। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक की गणना होती है। और दूसरा क्या है? आरक्षण की जो व्यवस्था आती है वो कहाँ से आती है? वो होती है जाति के आधार पे, जाति के आधार पे। अब आते हैं दोस्त हमारे अनुच्छेद 16। क्या आते हैं? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। लोक नियोजन की अवसर की समता, क्षमता या समानता, क्षमता। ये क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैकेंसी निकलता है जॉब का, है ना, यानी कि अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन की अवसर की क्षमता, यानी कि आपको सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो किसी भूमिहार हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, इन दिस किसी भी जाति का हो, उसको जो है यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 16 में जो है साफ साफ कह दिया है लोक नियोजन के अवसर की क्षमता। जब किसी व्यक्ति को उसको, जैसे कि मैं या आप में से कोई लोग किसी जॉब में जाइएगा, कोई डोम होगा, कोई चमार होगा, कोई राजपूत होगा, तो जब वहाँ पे जाइएगा आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप भेदभाव करते हैं आपको उस जॉब से बर्खास्त किया जाएगा, यानी वहां से निकाल दिया जाएगा, है ना? यहाँ समझ गए ना? अब आते हैं ये जो है लोक नियोजन अवसर चुनाव, इसमें क्या है? इसमें एक चीज और पॉइंट कर लीजिएगा, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की क्षमता, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग होता है, एससी होता है, एसटी होता है, उसको भी जो है इसी में जो है कुछ छूट मिलता है अनुच्छेद 16 के तहत। इस तहत अनुच्छेद 16 के तहत किसी भी जाति, पिछड़े जाति, पिछड़े वर्ग की जाति को, पिछड़े वर्ग के जाति को जो है पिछड़े वर्ग जाति के लिए जो है कुछ आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। जैसे एससी है, एसटी है, उसको जो है जैसे कि एक फॉर्म आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस, बिहार पुलिस का फॉर्म आता है, ठीक है। ओबीसी को लगता है 700 या 750 या 800, है ना। लेकिन जब एससी का आता है, एसटी का आता है, वहाँ इसको 150, 300, 100 रुपया इतना ही लगता है। ये जो लगता है ये किसके तहत? अनुच्छेद 16 के तहत, यानी के विधि, यानी कि लोक नियोजन के अवसर की समानता के तौर पे, ठीक है। अब दोस्त अनुच्छेद 18 किसमें आते हैं? अनुच्छेद 17 जाएगा, 17, अनुच्छेद 17। हमारे घर का इंक खत्म हो गया मेरे दोस्त। अनुच्छेद 17 कितना है? अनुच्छेद 17, इसमें क्या है? अस्पृश्यता, क्या है? अस्पृश्यता, चल ही नहीं रहा है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अधिकार, यानी कि छुआछूत। क्या है? छुआछूत को हटाया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ये क्वेश्चन आया भी है, बीपीएससी में है, यूपीएससी में भी आया है कि अस्पृश्यता का अधिकार कौन से, अस्पृश्यता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। या अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अधिकार यानी छुआछूत को यहाँ से हटाया गया था, बंद किया गया था। अब आते हैं अनुच्छेद 18। क्या आते हैं? अनुच्छेद
अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है ना? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत क्या दिया गया है? उपाधियों के अंत। जिस प्रकार से आप जो है भारत का दिया हुआ शिक्षा के तौर पे पद्म विभूषण हो गया, शिक्षा के तौर पे जो आपको सुरक्षा के लिए जैसे कि उपाधियों का उपाधि क्या है? उपाधियों का क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण जो है इस तौर पे जो आपको रखा गया है, ये जो आपको मिलता है शिक्षा के तौर पर पद्म विभूषण हो गया, चाहे आपका जो है भारत रत्न हो गया, ये आप रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि भारत रत्न चल नहीं रहा है मेरे दोस्त, भारत रत्न पद्म विभूषण विभूषण ये सब आप अपने पास घर में रख सकते। लेकिन जब विदेश की बात आएगी, जो आपको विदेश से मिला होगा, कहाँ से? विदेश से किसी प्रकार का आपको, तो आपको रखने के लिए और उपराष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की आज्ञा लेना होगा। समझ गए? यानी कि अगर आप जैसे कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मेजर हैं, कर्नल इत्यादि जो भी आप हैं, ये सब आप रख सकते हैं पद्म विभूषण के तौर पर। लेकिन जब विदेश से कुछ मिलेगा, उसको रखने के लिए राष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति जो होगा आपका, उसका सलाह यानी कि उसका जो है उसके वो उससे पहले आपको पत्र पर हस्ताक्षर कराना होगा कि मैं ये रखने वाला हूँ। उसकी जानकारी प्राप्त उसका जो है जांच होता है, फिर आप उसको रख सकते हैं, है ना? समझ गए मेरे दोस्त? यानी कि ये था आपका मौलिक अधिकार में आपका सिर्फ समान समान समता और समानता का अधिकार, यानी कि 1 से 12 से लेकर आप 18 तक बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है 19 से लेकर के 35 तक पूरा कमिट कर देंगे। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दें और हमको सपोर्ट करें कि हम आगे बढ़ें, आपको भी हम आगे बढ़ाएं। और अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।